स्वदेशी जागरण से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं और आज इस समय फेसबुक पर लाइव जुड़ रहे मेरे सभी मित्रों, भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी दर्शन, आज इस विषय पर मुझे कुछ अपनी बातें रखनी है। देश इस समय कोरोना के महामारी के इस काल से गुजर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो देश ही नहीं बल्कि पूरा संसार आज कोविड-19 के तहत जूझ रहा है। सभी देश किसी न किसी तरह से इससे बाहर निकलने के लिए तिलमिला रहे हैं। भारत की भी स्थिति लगातार अभी कोरोना मरीजों के बढ़ने से गंभीर होती जा रही है। ऐसे में पूरा देश आज लॉकडाउन में है और एक तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन 3 का ये आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन पर ये एक बड़ी विशिष्ट चर्चा हम लोगों ने रखी है। मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे साथियों ने हमने लॉकडाउन को लॉकडाउन समझा है। लॉकडाउन के सारे नियमों, कानूनों का और सरकार की तरफ से जो भी निर्देशन दिया जा रहा है उसका हम पालन भी कर रहे हैं। परंतु लॉकडाउन ये केवल लॉकडाउन है, ये लेजर पीरियड नहीं है। लाखों करोड़ों लोग आज देश के बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। देश के अभ्युत्थान के बारे में तरह तरह के उनके चिंतन बड़े सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि आज यह गोष्ठी आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी दर्शन, ये हम लोगों के प्रिय नेता, मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया, ऐसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के 100 वर्ष पूरे होने पर, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग यह बातें कर रहे हैं। मित्रों, स्वदेशी की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखे हुए एक श्लोक को जरूर यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। यही शुरुआत और इसी का दर्शन स्वदेशी का अंत भी है। मालवीय जी ने कहा था, यस्मिन् देशे त्वम् उत्पन्नो श्रेयस्य तस्य विधीयताम्, यानी जिस देश में आप उत्पन्न हुए हैं उस देश के कल्याण की कामना करिए। वास्तव में देखा जाए तो यह भारतवर्ष एक बड़ा समृद्धशाली देश था, लेकिन लगातार वर्षों वर्षों से जो भारत पर आक्रमण हुए हैं और उस आक्रमण का जो बुरा प्रभाव हुआ है वो आज सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। वरना यह देश वही देश है जो सन 1000 में दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित था। वास्तव में सन 1000 के आसपास से ही अर्थव्यवस्था की गणना का यह इतिहास प्रारंभ होता है और जब से अर्थव्यवस्था के गणना का इतिहास प्रारंभ हुआ है, भारत नंबर 1 पर उस समय था और यह क्रम लंबे समय तक चला है।
लेकिन आज उसी भारत में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की चर्चा भी हो रही है। यानी बीच का कालखंड कुछ ऐसा रहा होगा जिसके मध्य भारत की ऐसी स्थिति बनी कि आज हम आत्मनिर्भरता के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हम बहुत लंबा इतिहास नहीं बताना चाहते हैं, मोटे तौर पर बताना चाहते हैं कि इस देश में सन 716 से भारी आक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे आक्रमण जिसमें आक्रांता जीत रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 716 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद लगातार आक्रमणों का सिलसिला चलता रहा। 12वीं सदी तक आक्रमण चलते रहे और 12वीं सदी के बाद आक्रांताओं ने, अरब के आक्रांताओं ने खास तौर से उन्होंने भारत पर कब्जा करके यहाँ शासन भी प्रारंभ कर दिया और एक तरह से भारत परतंत्र होता चला गया। फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। इतने लूटपाट के बाद, अरेबियन लूटपाट के बाद भी भारत अपने मजबूत पैरों पर खड़ा था। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य और भी बढ़ता गया भारत का। 16वीं 17वीं सदी में जब यूरोप के आक्रांता भारत पर व्यवसाय के दृष्टि से तो आते थे, परंतु भारत के कुछ भूभाग पर वो भी अपना नियंत्रण रखना प्रारंभ कर दिए और तदुपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद भारत में जो लूटपाट का एक स्वरूप था वो और भी तेज होता चला गया और भारत के लूटपाट की स्थिति ये रही कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार पीछे चलती जा रही थी। स्वार्थी शासकों ने भारत को हर तरह से लूटपाट किया, शोषण किया। न केवल हमारी संपदा को लूट रहे थे, बल्कि हमारे यहाँ जो श्रमिक थे, जो हमारे यहाँ मानव शक्ति थी, उसको भी अत्याचार के माध्यम से हतोत्साहित करते चले गए। यहाँ की स्किल, कला इत्यादि का ह्रास होता चला गया और परिणाम ये निकला कि 19वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते भारत दुनिया का जो नंबर 1 इकोनॉमी था वो उससे आगे, चाइना उससे आगे निकल चुका था और चाइना लगातार आगे बढ़ता रहा और भारत लगातार आर्थिक व्यवस्था के तहत नीचे गिरता रहा और देश का लगातार शोषण भी होता रहा। स्मरण रखा जाए कि भारत के कच्चा माल पर से पूरे यूरोप की इकोनॉमी और यूरोप का आर्थिक डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिक डेवलपमेंट हुआ है। यह भी एक सच्चाई है। परंतु यह सब बातें आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान समय की जो पीढ़ी है उसको इन सब चीज़ों के प्रश्न चाहिए और उनको ये सब चीज़ें भी जाननी चाहिए। ये एक हकीकत और भी रही है कि लंबे समय तक स्वतंत्रता का युद्ध हुआ और स्वतंत्रता की संग्राम में विदेशियों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ कुछ लोगों की नीतियों के कारण, कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण। देश बदतर स्थिति में चला गया था। अच्छे अच्छे घरों में हालात ये थी कि आज जो गेहूं है, गेहूं की रोटी बनना मुश्किल हो गया था। गेहूं की रोटी अगर 60 के दशक के लोगों से पूछा जाए, 50 के दशक के लोगों से पूछा जाए, तो घर में जब अतिथि आते थे तो उनको खिलाने के लिए गेहूं की रोटी बनती थी। इस दयनीय हालत में भारत पहुंच चुका था। लेकिन इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री हुए, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, स्वदेशी वैज्ञानिकों पर और देश के किसानों पर उन्होंने भरोसा किया। लगातार पाकिस्तान से युद्ध भी होता था,
इसलिए जवानों पर भरोसा किया। जवानों ने देश को सुरक्षित रखा और किसानों ने देश को आबाद करने के लिए दिन रात परिश्रम किया और परिणाम इसका निकला। हरित क्रांति हुई और 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर ऐसा घोषित किया। परंतु कांग्रेस पार्टी का एक लंबा शासनकाल रहा। बीच बीच में सरकारें आती थी और उन सरकारों में कुछ ऐसे भी निर्णय लिए जाते थे जो देश में तकनीकी विकास, देश में किसानों के उत्थान और देश में युवाओं को सही दिशा में ले जाने का प्रयास ऐसा होता रहा। पर उन सरकारों का कार्यकाल बड़ा अल्प होता था। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो सरकारें गिर जाती थी या गिरा दी जाती थी और अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी फिर आती थी और कांग्रेस पार्टी लगातार एक अपने ढंग से, अपने वंशवादी नीति से देश को चलाती रही। परंतु अब ये देश बदल गया है। अब इस देश में एक नया स्वरूप इस देश का खड़ा हो रहा है। इस देश में अब ऐसे लोगों का नेतृत्व विकसित हो गया है जो इस देश को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि जो 800 साल का, 1000 साल का आक्रमण का पीरियड था और उस देश में जो तबाही मची थी, जिससे हमारा सांस्कृतिक अवनयन हुआ, सामाजिक अवनयन हुआ, आध्यात्मिक अवनयन हुआ और साथ ही साथ आर्थिक अवनयन हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे चलते चले गए। आज कहा जाता है कि भारत में अशिक्षित बहुत है, लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 1835 में मैकाले ने जब भारत में शिक्षा नीति लागू किया था तो उस समय तक इस देश में लगभग 60% शिक्षित लोग हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति आई, उनका उद्देश्य ही था कि भारत को शैक्षणिक रूप से तहस नहस कर दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग सरकार के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज न दे सके, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनकी आवाज न निकल सके। इसलिए ये बड़ी लंबी कहानी। इसको अगर कोई जिज्ञासु व्यक्ति है तो वो धर्मपाल जी द्वारा रचित एक किताब है जिसका नाम है ब्यूटीफुल ट्री, उसको देख करके, पढ़ करके और इन सारे फैक्ट का अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस देश के साथ बड़ी ज्यादती होती रही। इस देश में एक तरह से हालात ऐसा पैदा हुआ कि लोगों का अपना आत्मविश्वास खोता चला जा रहा था और अब इन सब सारी चीज़ों को देख करके जो एक वातावरण बना है, देश में परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। ये केवल व्यवस्था का परिवर्तन नहीं, सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि ये व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ है। ये केवल राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि ये सांस्कृतिक संस्कृति का भी परिवर्तन हुआ है। और आज भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां आत्मनिर्भरता प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। हमारे देश में हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी इसका लोहा माना जा रहा है। कल तक, आज कोरोना की वजह से देखिए तो कल तक वायरस का टेस्टिंग लैब हमारे देश में सिर्फ एक था। सामान्य रूप से टेस्टिंग कराने के लिए अभिजाति वर्ग के लोग या अन्य लोगों के सैंपल अमेरिका जाते थे टेस्ट कराने के। आज हमारे देश में विद इन ये 3 महीने के अंदर लगभग 300 टेस्ट लैब डेवलप हो चुके हैं। हमारे देश में किट नहीं बनता था, अब तो सर्जिकल
इत्यादि इस तरह के किट भी बनने लगे। हमारे देश में कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे मास्क नहीं तैयार होते थे, मास्क बनते ही नहीं थे। खासतौर से N95 मास्क विदेशों से आते थे। आज प्रत्येक दिन 2 लाख मास्क बनना शुरू हो गए इस देश में। यह है स्वदेशी की ताकत। और कोई भी देश अगर खड़ा होता है तो स्वदेशी के ताकत से ही खड़ा होता है। अगर कोई देश समृद्धशाली बनता है तो स्वदेशी के ताकत से ही आगे बढ़ता है और समृद्धशाली बनता है। पड़ोसी देशों को देख सकते हैं, पाकिस्तान को देख सकते हैं, बांग्लादेश को देख सकते हैं, नेपाल को देख सकते हैं। इन देशों में हालात ये है कि आत्मनिर्भरता का व्यापक कमी दिखाई देगा और यही कारण है कि उनके सामने भारत की समृद्धि आसमान छूती हुई दिखाई दे रही है और इन देशों की हालात बद से बदतर होती चली जा रही है। बंधुओं, भारत के इन सारे विकास के पीछे बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिस पर विचार होना चाहिए। भारत में जो आर्थिक दर्शन है, इसके पीछे हकीकत क्या है? इसके पीछे जो एक वास्तविकता है वो एक समृद्धशाली संस्कृति है और एक व्यवस्थित लोक जीवन है। समृद्धशाली संस्कृति, इसको राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ देखा जा सकता है और वो समृद्धशाली संस्कृति जिसको नाम सुनते ही कुछ लोगों को घबराहट सी होने लगती, लेकिन ऐसे लोगों को घबराहट निरर्थक होती है। उनको उस संस्कृति के बारे में बहुत अल्प जानकारी होती है। उस संस्कृति का नाम है हिंदू संस्कृति। मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदू संस्कृति जो एक स्वदेशी विचारधारा है, इसका भी विस्तृत विवरण जनता के सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। देश को इस पर खुल करके बहस करनी चाहिए। हिंदुत्व है क्या? कभी कभी हम लगता है कि डॉक्टर शास्त्री, कृपया आप हिंदुत्व को एक्सप्लेन कीजिए 5 मिनट में या 500 वर्ड में लिख करके हमको दे दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे। अरे, जिस देश में 99% हिंदुओं की हालात ये हो कि वो हिंदुत्व को एक्सप्लेन करने में कठिनाई महसूस करते हो, तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को कैसे वो लोग जान सकते हैं? हिंदुत्व को जानने के लिए बहुत कठिन नहीं है इसको जानना। हिंदुत्व का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द बनते हैं, एक हिंदू और दूसरा तत्व। तो इसको हिंदुत्व कहते हैं। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो कितने तत्व हैं? इतने भी तत्व नहीं हैं कि उनको याद करना मुश्किल हो। हिंदुत्व के 10 तत्व होते हैं। इसको आसानी से मनुस्मृति के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 92 के रूप में देखा जा सकता है। वो श्लोक है, धृति क्षमा दमः अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षण। यानी धर्म के 10 लक्षण होते हैं और यही 10 लक्षण जो धर्म के हैं, यही तो हिंदुत्व के तत्व हैं। इन 10 तत्वों का विवेचन इस प्रकार है। धृति मतलब धैर्य, यानी पेशेंस। क्षमा मतलब दया, करुणा या फॉरगिवनेस। दम का अर्थ होता है साधना, तपस्या, योगा, मेडिटेशन या मेंटल कंसंट्रेशन। अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना।
शौचम, शौचम का अर्थ होता है स्वच्छता और पवित्रता। ये दोनों अलग होता है। स्वच्छता अलग होता है और पवित्रता अलग होता है। स्वच्छता बाह्य होता है और पवित्रता इंटरनल होता है। और नेक्स्ट होता है इंद्रिय निग्रह, आत्मनियंत्रण। मेरे प्यारे बंधुओं, व्यक्ति को अपने शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, उस पर नियंत्रण रखना, ये इंद्रिय निग्रह के तहत। धी का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, और विद्या का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान, यानी कुशलक्षेम, जिससे रोटी खा सके, प्रोफेशनल नॉलेज, शिक्षा, एजुकेशन। और सत्यम अक्रोधम, ये 9वां और 10वां तत्व होता है। ये जो 10 तत्व हैं, ये 10 तत्व हैं क्या, जिससे लोग दूर भागते हैं? अरे हकीकत तो यह है कि ये 10 तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक, ये 10 तत्व जी करके एक बेहतरीन जिंदगी जिया जा सकता है। इन 10 तत्वों में कोई एक तत्व अगर आत्मसात कर ले और अपने जीवन में उतार ले तो वो महात्मा बन सकता है। अगर 10 का 10 तत्व कोई फुल्ली अपने जीवन में प्रैक्टिस कर ले तो नर से नारायण की जो थ्योरी है वो यही थ्योरी कि इंसान ही इन 10 तत्वों के कारण भगवान का स्वरूप धारण कर सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है, भगवान बुद्ध ने सिर्फ एक तत्व लिया था, सत्य, और वो भगवान बन गए, बौद्धिज्म का प्रतिपादन किया, और आज आधी दुनिया बौद्धिज्म का पालन करती। महावीर स्वामी ने सिर्फ एक तत्व लिया था, अहिंसा, एंड ही बिकेम अ गॉड, वो भगवान बन गए। और जैनिज्म का उन्होंने प्रतिपादन किया, एक बड़ी संख्या उनके मतावलंबियों का है इस देश में। महात्मा गांधी ने तो कमोबेश 2 तत्व लिया, सत्य और अहिंसा, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय उनके संदेश को लोग सुनते हैं। ओबामा जैसे लोग जब भारत में आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, तो वो कहते हैं कि मैं ओबामा आज इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में यहां खड़ा हूं, ये भारत के पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने खड़ा होकर के बोला था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत से एक संदेश सत्य और अहिंसा का भेजा था, जिसके कारण अमेरिका में एक बड़ी क्रांति हुई, और आज उसके परिणाम स्वरूप मेरे जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में राष्ट्रपति बन रहा है। दोस्तों, ये भारत की संस्कृति का एक स्वरूप रहा है, और इसी लोक जीवन पर, इसी जीवन पद्धति पर, ये जो 10 तत्व हैं हिंदुत्व के, ये एक जीवन पद्धति है। ये धर्म नहीं, इसको रिलीजन नहीं कह सकते, इसको धर्म कह सकते। धार्यति इति धर्म, यानी जीवन में ऐसे नियम कानून जो समाज में जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हो, उसका अनुपालन करना, यही धर्म है। और यही हमारे धर्म की परिभाषा है, और यही हमारे हिंदुत्व का तत्व है। और ये तत्व इतना आवश्यक है मनुष्य के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। अगर वो सही माने में मानव बनना चाहता है तो उसको इन 10 तत्वों को आत्मसात करना ही होगा, कमोबेश। यानी बेस्ट ह्यूमन बीइंग का ये एक लक्षण है। अब इससे अगर कोई असंतुष्ट है और इसको घुमा फिरा करके इसके मूल्यों का अवनयन करता हो, तो ये दुखद बात है। और ऐसी संस्कृति को आत्मसात करके अगर कोई अर्थव्यवस्था खड़ी होती है, कोई जीवन जीने की पद्धति विकसित होती है,
तो वो श्रेष्ठ पद्धति कही जा सकती है, वो श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। हमारे देश के व्यवसायी भी दुनिया भर में व्यवसाय करते थे। जब भारत दुनिया में नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, तो हमारे देश के व्यवसायी पूरी दुनिया में घूम करके व्यवसाय करते थे। आप लोगों को स्मरण होगा, सिल्क रूट स्मरण होगा। वास्तव में सिल्क रूट का नाम उत्तरापथ था। यह उत्तरापथ पश्चिम से पूरब के लिए था, पर भूमंडल में, ग्लोब में यह उत्तर दिशा में होने के कारण इसका नाम उत्तरापथ के रूप में जाना जाता था। यह नामांकरण हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने किया था। यह उत्तरापथ का स्वरूप क्या था, जिस पर हमारे व्यवसायी जो इस देश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में रखे थे, इस उत्तरापथ का स्वरूप इस प्रकार से था। अगर दिल्ली को केंद्र बनाया जाए तो पेशावर, कांधार और ताशकंद होते हुए बर्लिन, और बर्लिन के बाद ये लंदन तक जाता था। और उसके उपरांत अगर पूरब में देखा जाए तो कलकत्ता, ढाका, रंगून होते हुए सुमात्रा, और सुमात्रा के आगे समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप पर भी जाया जाता था। और हमारे व्यवसायी पूरी दुनिया में मानवता युक्त और मूल्य परक ऐसे व्यवसाय करते थे। वो किसी देश में अगर जाते थे तो ऐसा नहीं कि उस देश के साथ अतिक्रमण करते थे, बल्कि उस देश की संस्कृति और आवश्यकता के अनुरूप उनसे व्यवसाय करते थे। परंतु आज जिस तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पूर्व की सरकारों ने जो भारत के आर्थिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ किया था, वो बड़ा अजीब लगता है। कभी कभी लगता है कि वो भारत के हित में किया गया था या भारत के अहित में किया गया था। भारत, हमारे देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, और ठीक 9 सप्ताह बाद भारत की इस आज़ादी को विदेशियों के हाथ एक तरह से देखा जाए तो बंधक रख दिया गया था। 21 अक्टूबर 1947 को गैट एग्रीमेंट कर लिया गया, और उस एग्रीमेंट के धारा 11 के तहत यह सुनिश्चित किया गया था कि भारत अपने देश में आयात को कभी प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। अब सोचिए, जो देश आत्मोत्थान के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया हो, आजाद हुआ हो, और देश का प्रत्येक व्यक्ति, युवा कसमसा रहा हो स्वतंत्रता के लिए, और स्वतंत्र हो करके इस देश के इतिहास की पुनर्संरचना करने के लिए उस देश को गेट्स समझौते के साथ जोड़ दिया गया था। और गेट्स समझौता ही आगे चल करके WTO के रूप में आज देश में देखा जा रहा है। और WTO के तहत बहुत सारे ऐसे समझौते हुए हैं जिनका मैं बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आत्मभारत और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी विषय पर अपने आप को रखना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि WTO की उस भूमिका पर मैं नहीं जाना चाहता। ऐसे पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कानून बनाए गए, जिसके तहत बंदी बना लिया गया था पूरी दुनिया को। कुछ देशों ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखने की योजना बना लिया था, और उस योजना का परिणाम भी निकला था। आप कल्पना कीजिए, ऐसे कानून बने थे और आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं, जो मानवता और इंसानियत से भी परे थे। अगर बौद्धिक संपदा पेटेंट की बात किया जाए तो उस कानून के तहत
कुछ ऐसी कंपनियां भारत में काम कर रही थी जो उदाहरण के लिए बीज का निर्यात कर रही थी। और बीज का निर्यात हमारे यहां ट्रेडिशनल स्वदेशी तरीका क्या रहा है, गेहूं बोया जाता था और उसी में एक हिस्सा निकाल करके बीज के लिए रख लिया जाता था और बाकी हिस्सों को समाज में वितरित किया जाता था और अपने स्वयं की आपूर्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता था। पर मोनसेंटो कंपनी ने इस प्रकार का बीज तैयार किया जो उसकी कंपनी से भारत आता था और उसको एक बार अगर बो दिया जाए तो बम्पर क्रॉप होता था, बहुत प्रचंड उत्पादन होता था गेहूं का, लेकिन उसका बीज के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो टर्मिनेटर बीज के रूप में उसकी पहचान थी। कुछ कंपनियों ने तो यहां तक ऐसे बीज का उत्पादन किया, WTO के समझौते के माध्यम से भारत बाध्य था उन सब चीजों को लेने के लिए, जिसमें बीज भी उन्हीं की कंपनी का होगा और उन्हीं की कंपनी का खाद भी डालना पड़ता था। क्या यही देश में और दुनिया में वैश्वीकरण का स्वरूप होना चाहिए था? अरे वैश्वीकरण का अगर स्वरूप देखना है तो भारत से सीखना चाहिए। भारत का जो मानस रहा है, भारत का जो दर्शन रहा है, वो विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सोच थी और हमारी उस सोच का जो वसुधैव कुटुंबकम था उसका यह स्वरूप था कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक से एक फॉर्मूला खोजा और उसको समाज के कल्याण के लिए छोड़ दिया। उस पर वो अपना नाम भी कहीं कॉपीराइट के रूप में नहीं लगा। आप वेद को देख सकते हैं, वेद में सारा ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ से पटा हुआ है वेद। एक बार पार्लियामेंट में 98 में एक बहस के दौरान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर एक चर्चा हो रही थी, मैंने भी उसमें भाग लिया था और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे। चर्चा चल रही थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। मैंने भी समय मांगा, मुझको भी समय मिला और जब मैंने वहां पर विचार रखा तो एकाएक पार्लियामेंट में लोग आक्रोशित हो उठे थे। मैंने जब यह कहा कि भारत की पार्लियामेंट में आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर, बौद्धिक संपदा संरक्षण पर अगर आज चर्चा हो रहा है तो कभी कभी मुझे लगता है कि प्राचीन भारत का अगर स्वरूप होता तो इसमें यह अमानवीय माना जाता। लोगों ने नाराजगी व्यक्त कर दी कि आप पक्ष में बोले या विपक्ष में। हमने कहा कि मैं तो पक्ष में ही बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैं तो सरकार के पक्ष का एक सांसद हूं। मैंने कहा कि फिर भी अगर चर्चा हो रही है तो इस चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि भारत को जिस तरह से लूटा जा गया है, बासमती का, हल्दी का, नीम का पेटेंट अन्य देशों ने करा लिया है और उसी के तहत ये पार्लियामेंट आज चिंतित है और इस लूटपाट को कैसे रोका जाए इसी के लिए हम लोग आज यहां चर्चा कर रहे हैं। तो भारत में एक वेद है जो भारत का एक तरह से देखा जाए तो पहचान होता है, भारतीय संस्कृति की पहचान। वेद में वो सब कुछ है जो दुनिया भर में है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, और जो वेद में नहीं है दुनिया में नहीं है। हमने पूछा था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा योजना है कि वेद का कॉपीराइट करा लिया जाए। अगर वेद का कॉपीराइट करा लिया जाएगा तो यही शेष विश्व के लिए भारत का एक उत्तर होगा और दुनिया में कोई भी अगर खोज किया जाएगा, कुछ भी अगर अनुसंधान किया जाएगा तो उसमें भारत के परमिशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है अगर वेद का कॉपीराइट करा लिया जाए।
मंत्री जी ने कहा कि मैं माननीय सदस्य के जज्बात को समझता हूं, पर अभी देश में कोई इस प्रकार की योजना नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि आखिर में देखिए, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत सारे ऐसे अनुसंधान किए जिसको समाज हित के लिए यूं ही छोड़ दिया था, पर आज वैश्वीकरण के दौर में ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर भारत भी वैश्वीकरण के दौर में है तो भारत को भी बहुत सावधानी के साथ इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा कि हमारी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपदा है, इनका संरक्षण हमें भी करना है, और हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का संरक्षण हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हमारे धर्म की रक्षा से हो सकता है। बंधुओं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज कोविड-19 के बाद संसार का आर्थिक स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। यह देखा जा रहा है, स्पष्ट महसूस किया जा रहा है। और भारत में हमारी सरकार केवल कोरोना को नियंत्रित करने के लिए नहीं काम कर रही है, वो तो काम कर ही रही है, सफलतापूर्वक काम कर रही है। और यही कारण है कि भारत ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाए उसकी दुनिया भर में, संसार भर में उसकी प्रशंसा हुई है, और भारत को कोरोना से लड़ने के लिए रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। और भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई दी गई, शुभकामनाएं की गई, और वो भी इन कारणों से, विविध कारणों से, वो भी संसार के नंबर 1 लीडर के रूप में इस समय सामने आए हैं। उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। पर जिस तरह से आने वाले समय चुनौतीपूर्ण समय है, उसमें भारत की आत्मनिर्भरता स्वदेशी के आधार पर ही संभव है। आप देखिए, रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और रक्षा के तमाम उपकरणों के साथ जहाज तक, युद्धक विमान तक बनाने की यहां पर तैयारी कर ली गई और सफलता भी मिली। ऐसे ऐसे क्षेत्रों को जो सोचा भी नहीं जा सकता था, स्वदेशी तकनीकी वहां भी पहुंच रही। हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऐसे इंजीनियर्स बहुत ही इनोवेटिव माइंड से, लेकिन स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वदेशी का ही नमूना ये रहा है कि सस्ते दर पर हम अंतरिक्ष को भी नापने में सफल रहे हैं। मंगल पर बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं, लेकिन भारत भी मंगल पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी के आधार पर पहुंचा है। यह हमारे स्वदेशी की ताकत है। भारत जब जब भी समृद्ध हुआ, दुनिया की नजरें पड़ने लगती हैं। चाहे 10वीं शताब्दी के पहले का भारत हो, चाहे आज 21वीं शताब्दी का भारत हो, आज जब भी भारत आगे बढ़ता है, समृद्धशाली बनता है, तो दुनिया की कुदृष्टि, यानी उनकी गलत नजरें भारत के ऊपर पड़ने लगती हैं और लोग भारत के साथ कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं। और कभी कभी तो अपने ही देश में जयचंद्र भी उभर करके सामने आते हैं। पर हर चुनौतियों का सामना करते हुए भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति ही भारत की मर्यादा है, और मर्यादा के लिए हर व्यक्ति जीता है। आज अगर हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, वो अपनी इज्जत और मर्यादा को भारतीयता के दायरे में रखते हुए अपने एक एक कदम को आगे बढ़ा करके देश को आश्चर्यचकित करते जा रहे हैं। ये बड़े खुशी की बात है। पर अब जो अगला स्टेप होगा, जो अगले भारत का इस लॉकडाउन में
और खासतौर से इस कोरोना पीरियड के लॉकडाउन में तो लगभग भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी संख्या छोटे व्यवसायियों की है। छोटे व्यवसायियों के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन छोटे व्यवसायी हमारे देश के, हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। सरकार के मेहनत के सहयोग से और अपनी इच्छा शक्ति से ये जो बड़ी संख्या हमारे व्यवसायियों की है, ये बहुत तेजी से ऊपर आएगी। एक अर्थशास्त्र में बाउंस बैक की थ्योरी होती है। गेंद को जितनी तेजी से जमीन पर फेंका जाता है, वो उतनी ही तेजी से ऊपर आता है। तो ये अर्थशास्त्र की बाउंस बैक थ्योरी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे जो लघु व्यवसायी हैं, फुटकर व्यवसायी हैं, पटरी रेहड़ी वाले हैं, ये तो बहुत तेजी से ऊपर आएंगे। पर जो हमारी अर्थव्यवस्था स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की है, माइक्रो इंडस्ट्रीज की है, थोड़ा वहां पर प्रबल इच्छा शक्ति दिखलाने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए भारत सरकार ने हर तरह का सहयोग देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर दिया है, चाहे आर्थिक प्रतिबद्धता हो और चाहे तकनीकी प्रतिबद्धता हो। हर तरह से भारत सरकार तैयार है मदद करने के लिए। अगर माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के व्यवसायियों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, उद्योगपतियों के लिए खजाना खोला गया है, बड़े पैकेज दिए गए, और इस देश की इकोनॉमी का उत्थान करने के लिए 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज भारत सरकार ने घोषित किया है, यही भारत के आत्मनिर्भर भारत के का स्वदेशी दर्शन होगा। ये जो मेक इंडिया का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम ऐसा है जो भारत को फिर से पुनः अर्थ जगत में खड़ा करने के लिए पर्याप्त होगा। ये हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता रही है, ये हमारे नेतृत्व की डिटर्मिनेशन रहा है, जिसके कारण आज बहुत सारी ऐसी समस्या जो आने वाली हैं, उनका समाधान भी पहले से ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है। भारत अपने भारतीयों के हौसले से और अपनी भारतीयता के दम पर खड़ा तो होगा, पर जो एक मानक तय किया गया था, बड़ी तेजी से देश में का विकास हो रहा था, आर्थिक विकास की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे थे। हम अपनी सामरिक शक्ति को, हम अपनी आर्थिक शक्ति को, हम अपने श्रमिकों की शक्ति को जो एकजुट करके और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस चाइना ने भारत को पीछे करके नंबर 1 आगे बढ़ने की कोशिश किया, नंबर 1 अर्थव्यवस्था तक पहुंचा था, उसको तो सर्वप्रथम भारत जल्दी ही बीट करते हुए नंबर 1 अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट देश के सामने नक्शा रखा था, बड़ा उत्साह आया था। लेकिन ये उत्साह कम नहीं होगा। एक झटका जरूर लगा है, अव्यवस्थाएं जरूर हुई। हमने तो यहां तक देखा कि दुनिया भर में तमाम देश, दुनिया के सभी देश लगभग, वहां सत्ता और विपक्ष एक साथ मिलकर के कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा था और आर्थिक जो संकट उत्पन्न हुआ है उससे लड़ रहा था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिखाई दिया। भारत में सत्ता तो दिन रात युद्ध कर रहा था, लेकिन विपक्ष भी दिन रात कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश में ही लगा रहा। लेकिन बावजूद इसके सब ठीक होगा। एक खूबसूरत सुबह आएगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। दुख की बात है कि कुछ लोग हमारे
लोग, भारतीय लोग जो इस कोरोना के काल के गाल में समा गए हैं, वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके संघर्ष पूरे देश को ताकत देता रहेगा और यह देश आत्मनिर्भरता की तरफ फिर से आगे बढ़ेगा। स्वदेशी को आत्मसात करते हुए यह देश आगे बढ़ेगा। इस देश में प्रखर संभावनाएं हैं। इस देश के इंसानों के मस्तिष्क का जवाब नहीं है दुनिया में। आज भी विदेशों में जब हम लोग जाते हैं, जब अमेरिका में जाते हैं, जब अन्य अन्य देशों में जाते हैं, यूरोपियन देशों में जाते थे, तो भारत का एक जो स्वरूप सामने आ रहा था, उसको देख करके बड़ा मन खुश हो रहा था। लेकिन निसंदेह आज एक चुनौती देश के सामने आई है और ये चुनौती वास्तव में देखा जाए तो 1918 के बाद इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में नहीं आई थी। ये पहली बार आई है। और अगर 1930 के आर्थिक मंदी को देखा जाए तो 1930 की आर्थिक मंदी का एक बड़ा भयानक स्वरूप दुनिया भर में खड़ा था। आज वही मंदी फिर दिखाई दे रहा है, उससे बढ़कर के मंदी दिखाई दे रहा है। लेकिन कल तक तो उन दिनों में, उस दौर में हमारे यहां तो विदेशी शासक थे, उनको देश से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन आज तो स्वदेश स्वतंत्रता है और स्वयं की सरकार है, अपनी सरकार है। और इस बात का भी एक संयोग है कि इस देश में जो आज नेतृत्व जिनके हाथों में है, वो भी इस देश के मिट्टी के से पले हुए और इस मिट्टी के सुगंध को समझने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए स्वदेशी के दर्शन पर आधारित भारत की आत्मनिर्भरता मैं साफ देख रहा हूं। भविष्य को मैं देख रहा हूं। मैंने अतीत के भारत को भी देखा है, अर्वाचीन के भी भारत को देखा है, वर्तमान भारत को भी और मैं आने वाले उभरते हुए भी भारत को देख। यह वही भारत है जो दुनिया को एक नई दिशा देगा। यह वही भारत है जो पूरे संसार को जीवन जीने की स्टाइल सिखलाएगा। यह वही भारत है जो स्वदेशी का महामंत्र दुनिया को देगा। स्वदेशी का महामंत्र केवल भारत के उत्थान के लिए नहीं है, बल्कि स्वदेशी का महामंत्र प्रत्येक देश के अपने उत्थान के लिए है। अगर दुनिया में कोई भी, संसार में आज कोई भी देश आगे बढ़ा है और नंबर 1 बना है, तो अपने स्वदेशी तकनीकी और स्वदेशी विचारधारा के नाम पर और उसके सहयोग से ही आगे बढ़ा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप के देश हो। ऐसे ही भारत, अगर भारत को भी हमें आगे ले चलना है, जो सुनिश्चित है हम ले चल रहे हैं, तो हमें स्वदेशी दर्शन को भी नहीं भूलना चाहिए। और स्वदेशी महामंत्र है जो हम एक बार फिर भारत को विश्व मंच पर स्थापित करेगा। स्वदेशी एक सांस्कृतिक अधिष्ठान है, जो एक मजबूत अधिष्ठान है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले चलने के लिए पर्याप्त है। ये अधिष्ठान ऋषि मुनियों ने भारत में प्राचीन समय में ही खोज रखा था और उसको देखते हुए बहुत सारे ज्ञान, विज्ञान, टेक्निकल नो हाउ में देश को, भारत को बहुत आगे ले गए थे। आज ज्ञान, विज्ञान, टेक्निकल नो हाउ में दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला यह देश भारत, कभी कभी देखा जाए तो आज से 5-7 साल पहले ऐसा लगता था कि कोई भविष्य ही नहीं है देश का। जिस तरह से भ्रष्टाचार और था,
तो लगता ही नहीं था कि क्या होगा इस देश का। क्या ये वही भारत है जो ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ में दुनिया का मार्गदर्शन करता था और आज अपने ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है? पर समय का परिवर्तन देखिए, कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ। हाँ, ये सच है कि भारत ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। आप कल्पना कीजिए कि अगर आज जो आधुनिक विज्ञान है वो आगे बढ़ रहा है तो वो केवल हमें वेरीफाई कर रहा है, सत्यापित कर रहा है। अगर ना होता तो हमारे यहाँ देवी देवताओं के अपने निजी विमान होते थे, ये वेरीफाई कैसे होता? पुष्पक विमान वेरीफाई कैसे होता? टेस्ट ट्यूब बेबी अगर नहीं पैदा हुआ होता तो चमड़े के पात्र में या स्वर्ण कलश में कौरव पैदा हुए थे, यात्री ऋषि चमड़े के पात्र में पैदा हुए, ये कैसे सत्यापित होता? अगर देखा जाए चांद और सितारों की दूरियां, ग्रहों की नक्षत्रों की दूरियां अगर नहीं नापी गई होती वर्तमान विज्ञान के माध्यम से, तो वो सारी दूरियां हमारे ज्योतिष की किताबों में हजारों हजार साल पहले लिखी गई हैं, वो कैसे सत्यापित होती? हम तो चाहते हैं कि ज्ञान विज्ञान और भी आगे बढ़े, कम से कम हमारा जो भारतीय ज्ञान है वो सत्यापित तो होगा। ये था भारत का शुरू, पर हजारों वर्षों से लगातार जो आक्रमण हुए हैं, छिन्न भिन्न हो गया भारत। भारत में जो भारतीयता का ताना बाना था, हिंदुत्व का ताना बाना था, वो तार तार हो गया। मैंने एक अध्ययन में, वेद पुराण और उपनिषदों के अध्ययन में, मैंने हिंदू समाज की संरचना को खोजने का प्रयास किया था और मैंने जो हिंदुत्व का, हिंदू समाज का जो ताना बाना था उसको मैंने देखा था, तो 4 वर्ण, 117 गोत्र और मात्र 36 जातियों के रूप में ही हमें प्राप्त हुआ। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 12वीं सदी के पहले इस देश में हिंदू समाज का जो पूरा ताना बाना था, उसमें केवल 4 वर्ण, 117 गोत्र और मात्र 36 जातियां थी। पर आज जब मैं भारत सरकार की गजट को देखता हूं और उसमें हिंदू समाज के ताना बाना को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। होता यह है कि उसमें लिखा यह है कि 6,500 जातियां हैं केवल हिंदू फोल्ड में और ज्यादा उपजातियां हैं। केवल एक ब्राह्मण जाति में 1000 के लगभग उपजातियां हैं। केवल एक क्षत्रिय जाति में 1265 के लगभग उपजातियां हैं। अगर सो कॉल्ड जिन्हें तथाकथित दलित समाज कहते हैं, अगर उन पर दृष्टि में डालता हूं तो सिर्फ एक चर्मकार जाति में 410 उपजातियां मुझे मिलती हैं। एक खटिक जाति में 1871 उपजातियां मिलती हैं। सबसे लोवेस्ट जो हिंदू फोल्ड में सबसे लोवेस्ट जिसकी पहचान है, बड़ा मन को कड़ा करके बोलना पड़ता है, ऐसे हमारे सफाई कर्मी जाति, वाल्मीकि जाति, जिसका सफाई कर्म पेशा है, केवल वाल्मीकि जाति में 623 उपजातियां हैं। यानी मटर के दाने की तरफ बिखरा हुआ हिंदू समाज। और ऐसे समाज की संस्कृति क्या होगी? ऐसे समाज का सोच क्या होगा जहां इतना बिखरा हो? सवाल उठता है कि 36 जातियां, 6,500 जातियां या 50,000 से ज्यादा उपजातियों में कैसे बढ़ती चली गई? ऐसा लगता है जैसे किसी शीशे को जमीन पर पटक दिया जाता है तो उसके इतने टुकड़े होते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसे ही हिंदू समाज को ऐसे ही पटक दिया गया?
विषय कहीं और जा रहा है। कभी अवसर मिला तो स्वदेशी धर्म और स्वदेशी समाज पर इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन यही समझ लीजिए कि इस देश में जब जब भी आर्थिक विकास हुआ तो इस देश पर आक्रमण हुए, अत्याचार हुआ और यहां की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश की गई। आज फिर एक बार जब देश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रही है, तो कोरोना जैसी महामारी भी आ रही है। और ये महामारी कहां से आ रही है? चीन से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि चीन को भारत के आर्थिक विकास से और भारत के स्वदेशी दर्शन से भय प्राप्त हुआ होगा। हो सकता है कि ये सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में हमें कोरोना को भी देख लेना चाहिए। बंधुओं, भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत की आत्मनिर्भरता का आधार भी होगा स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी दर्शन। मैं स्वदेशी जागरण मंच के अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं से, आंदोलनकारियों को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, मैं उनका आभारी हूं कि एक ऐसा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया इस देश में जिसकी गति आज, लेकिन उसका भारी प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहा है, पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज जब मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की संरचना हमें करनी है और हम करके रहेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की इस प्रतिबद्धता में हम स्वदेशी आंदोलन के वही तत्व दिखाई देते हैं। आज जब संघ के पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी कहते हैं कि कोरोना पीरियड में बहुत कुछ हमको सिखाएगा, हमको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भी बनाएगा, तो इस तत्व दर्शन में अपने उसी प्रयास को भी हम लोग देखते हैं। मैं भी लंबे समय तक स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के निकट रह करके मुझे भी सीखने समझने का और भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ सोचने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ था। बहुत प्यार उन्होंने दिया था। घंटों घंटों तक वो बैठ करके ज्ञान और दीक्षा, शिक्षा सब कुछ दिया करते थे। आज वो शरीर से तो हम लोगों के बीच में नहीं है, पर उनके दिखाए हुए मार्ग और उनका किया गया संप्रेषण अंतर्मन की भित्तियों में एकदम सजीव है, साकार है। अवसर मिलेगा और मिल भी रहा है, तो लगातार हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हमारे तमाम बंधु हैं, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो मेरी बात को सुने हैं। इस संप्रेषण में अगर कोई कठिनाई हो, कोई ऐसी बात हो जो समझ जो और भी स्पष्ट होना चाहते हो, तो मुझे संपर्क किया जा सकता है। हम लोग हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोग चाहते हैं सही मायने में देश आगे बढ़े, और देश आगे बढ़ेगा तो मानवता और इंसानियत का यह विशाल स्वरूप भी दुनिया को देखने को मिलेगा। और अगर ये विशाल स्वरूप दुनिया भर में जाएगा तो विश्व का कल्याण होगा, और वसुधैव को जो हम एक कुटुंब मानते हैं, वो हमारी परिभाषा, वो हमारी अवधारणा फलीभूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।